हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज अपने घटना चक्र के सीरीज़ में हम लोग देखेंगे क्या इंडियन पॉलिटी के 5 क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और फिर जो है इसका आंसर देखिए एंड देन सी दी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे से किया जाएगा तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब एक सीरीज़ है जो आपने देखा होगा, जो कुछ दिन पहले जो है हमारे चैनल पे आया था, दैट इज़ पॉलिटी सीरीज़। और उसमें हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, आर्टिकल वाइज जो है वो पूरे पॉलिटी को कवर करेंगे। अब आर्टिकल वाइज क्या है कि यहाँ पर जो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स हैं इसका रिक्वायरमेंट जो है वो थोड़ा सा दूसरे तरीके का होता है। यहाँ पे बहुत एनालिटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, जैसे यूपीएससी में आपको पता है, यूपीएससी में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है एनालिटिकल क्वेश्चन, मतलब आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा चाहिए, अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा अच्छा चाहिए। जैसे कि आपको पता है रिसेंटली यूपीएससी इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट डज लिबर्टी मीन्स। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये जब आप पॉलिटी ओवरऑल आपको कंट्रोल हो जाएगा तब आप जाके इस सारे क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। लेकिन स्टेट पीसीएस के एग्जाम में क्या रिक्वायरमेंट है कि आपका स्टैटिक एंड, अगर आप एक तरह से बोल सकते हैं लक्ष्मीकांत भी एंड टू एंड अगर आपने पढ़ के रखा है आर्टिकल को मतलब ध्यान में रखते हुए, तो आप जो है इस स्टेट पीसीएस में आपको पॉलिटी में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बेसिकली ये थोड़ा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहता है कि किस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। अब ये सारी चीज़ यूपीएससी नहीं पूछता है, आर्टिकल पर बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है, वहाँ पे एनालिटिकल होता है और यहाँ पर आप बोल सकते हैं इज बेसिकली समथिंग फैक्चुअल। ठीक है, तो इसको आप जब भी स्टेट पीसीएस का तैयारी करें तो इस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में रखें कि आपको पढ़ना किस तरीका से है। ठीक है, हर एग्जाम का एक अलग रिक्वायरमेंट होता है, वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ। आपको बताना है किसके किसके अंदर जो है सीबीआई आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किस ऑर्गेनाइजेशन का है इस पर। तो फर्स्ट है आपका डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डीओपीटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड डी इज नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो बताइए किसके अंदर जो है वो सीबीआई आता है अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, डीओपीटी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए सीबीआई से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खास करके जो है आपको रिसेंट ईयर्स में जो स्टेट ने जो है कंसेंट, बहुत लोगों ने जो है कंसेंट वापस ले लिया है, तो इसी कारण सीबीआई जो है वो काफ़ी न्यूज़ में रहता है। सीबीआई के बारे में क्या है, इट इज़ नॉट अ स्टैच्यूटरी बॉडी। सबसे पहला क्लियर होना चाहिए कि इसका कोई मतलब एक बोल सकते हैं कोई एक्ट नहीं है इसके लिए बनाया हुआ जिसके थ्रू ये बॉडी बना है। ये किसके बना, एक प्रोविजन है अंडर दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, उसके अंदर जो है इसको बनाया गया था। इसका ओरिजिन जो है वो आप बोल सकते हैं एक तरह से इंडिपेंडेंस के पहले जो है इसको बना ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज़ करती थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1963 में जो है इसको स्टैब्लिश किया था टू इन्वेस्टिगेट सीरियस क्राइम रिलेटेड टू डिफेंस ऑफ इंडिया, करप्शन इन हाई प्लेसेस, सीरियस फ्रॉड, चीटिंग एंड एम्बेजलमेंट ऑफ सोशल क्राइम, पर्टिकुलरली ऑफ होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, प्रॉफिटेरिंग इन एसेंशियल कमोडिटीज़। और भी बहुत सारे जो है डोमेन्स हैं जिसमें जो है आपका सीबीआई जो है इन्वेस्टिगेट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन दी ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर जो है इस सीबीआई को रेकमेंड किस कमेटी ने किया था, तो संतनाम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1962 टू 1964। तो इस बीच में ही कमेटी बनाई गई थी जो कि इसको रिकमेंडेशन की थी कि इस तरह का कोई बॉडी जो है वो फॉर्म करिए। ठीक है, तो सीबीआई इज़ नॉट अ स्टैच्यूटरी बॉडी, ये बहुत ज़्यादा है। जबकि इससे एक मिलता जुलता ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जनरली जब को कन्फ्यूजन होता है, दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो विजिलेंस का जो है वो क्या है, उसका एक स्पेसिफिक एक्ट है, इसी कारण वो जो है एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। ठीक है, लेकिन सीबीआई इज नॉट अ स्टैच्यूटरी बॉडी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इज टेकन फ्रॉम। ठीक है, जो जिस तरह से हम लोग इलेक्शन करते हैं राज्यसभा में, आपको पता है कैसे इलेक्शन होता है। ठीक है, बाय मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि ये तरीका जो है जिस तरह से हम लोग मेंबर्स ऑफ राज्यसभा को इलेक्ट करते हैं, ये हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, आपका ए है ऑप्शन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान, बी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, सी इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए एंड डी इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। ठीक है, इलेक्शन ध्यान रखिए, यहाँ पर इलेक्शन की बात हो रही है। राज्यसभा में दोनों मेंबर होते हैं, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। तो जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनका इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। इसका सही आंसर क्या है बताइए? इसका सही आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड
बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ असेंबली, ठीक है, आपको पता है, ऑफ स्टेट एंड यूटीज इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिसको एसटीवी भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे जो इलेक्शन होता है ये हमने लिया है किससे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, लेकिन जो नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स है ये कहाँ से आता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस है जो कि आपको याद रखना है, क्योंकि ये सारी चीज़ अगेन स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं। इनका फेवरेट है कि ये वाला किससे लिया गया है, ये वाला किससे लिया गया है। तो यहाँ पर देखना है दैट इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इज टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, लेकिन जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं उनको नॉमिनेट कैसे करना है ये लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स फॉल अंडर इट्स, ठीक है। आपको बताना है जो डिस्प्यूट होता है सेंटर स्टेट या स्टेट स्टेट, अभी हम लोग आगे भी देखेंगे, तो ये जो पावर है ये सुप्रीम कोर्ट को किस जुरिस्डिक्शन के अंदर मिलता है, ठीक है। फर्स्ट है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, बी इज एपेलेट जुरिस्डिक्शन, सी इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और डी इज रिट जुरिस्डिक्शन, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए समझने की कोशिश करते हैं, आर्टिकल 131 में आपको दिया गया है, इट एल्यूसिडेट्स द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द एपेक्स कोर्ट। एपेक्स कोर्ट कौन है हमारे कंट्री में, दैट इज हाईएस्ट फेडरल कोर्ट कौन है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इट प्रोवाइड्स दैट द कोर्ट विल बी कंपिटेंट टू एक्सरसाइज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। इस ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को हम लोग बाद में समझेंगे, पहले किस किस चीज़ में इनको जो सुप्रीम कोर्ट को है उसको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। तो वो पहला क्या है, इन डिस्प्यूट्स बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड वन और मोर स्टेट्स, अगर यूनियन गवर्नमेंट और एक स्टेट या एक से ज़्यादा स्टेट का कुछ डिस्प्यूट है तो उस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। दूसरा क्या है, इन सच डिस्प्यूट्स वेयर द यूनियन गवर्नमेंट एंड वन और मोर स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूट वन पार्टी और वन और मोर स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूट दी अदर पार्टी, ठीक है। इसमें अगर यूनियन है, वन स्टेट है और एक उसके अलावा एक तीसरा भी पार्टी है जिसमें स्टेट्स ही हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उस तरह के डिस्प्यूट्स को भी जो है आपको सुप्रीम कोर्ट जो है वो अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है वो सुलझा सकती है, ठीक है। तीसरा क्या है, इन डिस्प्यूट्स बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, अगर स्टेट्स आपस में डिस्प्यूट करते हैं, लेकिन आपको पता है इसमें एक एक्सेप्शन है जो कि आपने कभी पढ़ा होगा कि रिवर वाटर शेयरिंग का जो केसेस होता है वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाता है, ठीक है। उसके लिए जो है ट्रिब्यूनल बनाया जाता है। तो इन डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, उस केस में भी जो है सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। अब यहाँ पर बात आती है कि व्हाट इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो ओरिजिनल वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो समझिए नॉट बाय मेथड ऑफ अपील, ठीक है। इसको ऐसे याद रखिए, नॉट बाय मेथड ऑफ अपील। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए आप कोर्ट जब जाते हैं तो ओरिजिनल का मतलब क्या हुआ कि आप डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर यूनियन और स्टेट के बीच में कुछ जो है आप एक तरह से बोल सकते हैं टसल होता है किसी लीगल मैटर पे, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ना कि पहले उनको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा फिर वहाँ से जो है अपील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जाए, नहीं वैसे नहीं जाना है, डायरेक्टली जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट के पास ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, और इसको हम लोग जो है खास करके जो ये जो डिस्प्यूट्स होता है बिटवीन सेंटर स्टेट स्टेट स्टेट, इसको ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव भी बोलते हैं। एक्सक्लूसिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, ठीक है। ये हाई कोर्ट के पास ये जो है पावर नहीं है। इसी कारण ये ओरिजिनल तो है ही क्योंकि ये डायरेक्टली जा सकते हैं, और ये एक्सक्लूसिव भी है क्योंकि ये सिर्फ इसी के पास है, ठीक है। तो ये दोनों है, ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव। अब एक बताइए, एक और एग्जांपल क्या है आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का सुप्रीम कोर्ट का, तो दैट इज रिट जुरिस्डिक्शन। अगर आप आर्टिकल 32 को देखें तो वहां पर क्या होता है कि अगर किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। अगेन आप डायरेक्टली जा रहे हैं, डायरेक्टली का मतलब क्या हुआ कि आप फर्स्ट अगर आपको कहीं लगा आपका वायलेट हुआ, आप डायरेक्ट, ऐसा नहीं है कि आप पहले सबऑर्डिनेट जाइएगा फिर हाई कोर्ट जाइएगा फिर वहां से जो है सुप्रीम कोर्ट जाइएगा, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस तरह की केसेस को डायरेक्टली देख सकता है। तो इसको बोलते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है जैसे एपेलेट जुरिस्डिक्शन। एपेलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या हुआ कि बाय द मेथड ऑफ अपील। अपील, अगर आप हाई कोर्ट के बाद जो है आप हाई कोर्ट से अगर आपने मतलब हाई कोर्ट का कोई डिसीजन आया तो उसके बाद जो है आप उसको अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, तब जाके उसको सुनेंगे, तो उसको बोलते हैं एपेलेट जुरिस्डिक्शन, ठीक है। इसके अलावा एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी लीगल मैटर पे जो प्रेसिडेंट जो है उनसे पूछ सकते हैं, किसी राय ले सकते हैं। अगेन दिस इज डिफरेंट जुरिस्डिक्शन जो कि हम लोग जब पॉलिटी के सारे जब भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन सब चीज़ों को अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि व्हाट इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। अगेन दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। वर्ड जो यूज होता है इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट को हटाने का जो तरीका होता है, तो वो जो है वो किस आर्टिकल में दिया हुआ है। फर्स्ट आपका ऑप्शन है आर्टिकल 65, आर्टिकल 62, आर्टिकल 64 एंड आर्टिकल 61। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है आर्टिकल 61। दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन। अब देखिए ये स्टेट पीसीएस में डेफिनेटली आपसे पूछा सकता है। काफ़ी नियर बाई आर्टिकल्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक आर्टिकल 140 है कि आप उसको ईजिली एलिमिनेट कर दें। तो आर्टिकल्स अगल बगल में रहेंगे और इसी तरह आपको ये सब सारी चीज़ जो है वो क्लियर होने चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं व्हेन अ प्रेसिडेंट, अब इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है अगेन वी विल सी व्हेन वी विल सी द आर्टिकल रिलेटेड टू एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव, तो वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आपको पता है कैसे होता है कि इट इज़ पास्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ अ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। देखिए यहाँ पर बाकी सारी चीज़ जो प्रोसेसेस हैं वो तो हम लोग देखेंगे, लेकिन इसमें एकमात्र है कि जो आपका स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ थर्ड काइंड, ठीक है, आपका क्या होता है, स्पेशल मेजॉरिटी तीन तरीके का होता है। एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ फर्स्ट काइंड, दैट इज 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, दूसरा क्या होता है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ सेकंड काइंड, ये क्या होता है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 50% ऑफ द टोटल जो भी होता है, तो उसमें से जो है हम दोनों हमें चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ सेकंड काइंड। लेकिन जो स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ थर्ड काइंड होता है, ये क्या होता है 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। ये सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी, सबसे बड़ा मेजॉरिटी है जिससे हम लोग प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं। ठीक है, और आपको पता है ये अभी तक कभी यूज़ नहीं हुआ है, तो ये एक जो है एक तरह से आप बोल सकते हैं कि सिम्बॉलिकल है कभी, और होपफुली हो सकता है फ्यूचर में ये ना भी यूज़ हो। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट क्या है प्रेसिडेंट का, इसको हम लोग अच्छे से डील करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन इंटरप्रेटेड अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको बताना है, फर्स्ट है आपका राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू स्पीडी ट्रायल एंड राइट टू हेल्थ। ठीक है, तो आपको सही ऑप्शन बताना है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। देखिए ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है। राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 जो है वो सबसे ज़्यादा इलेबोरेटिव राइट है। इसके अंदर बहुत सारा चीज़ आता है। ठीक है, जो भी आपको एक रिस्पेक्टेबल लाइफ जीने के लिए एक जो भी चीज़ आपको चाहिए वो आपको अंडर आर्टिकल 21 जो है वो सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि वो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा आर्टिकल है और मतलब फंडामेंटल राइट है, और इसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट थ्रू वेरियस डिसीजंस जो है वो बहुत ज़्यादा इसको एक्सपेंशन कर रखी है। ठीक है, तो इसमें जैसे राइट टू लाइवलीहुड है, प्राइवेसी है, शेल्टर है, स्पीडी ट्रायल है, हेल्थ है। आप जनरली देखते भी होंगे कि जब भी कभी बात आती है तो हर जगह जो बोला जाता है कि मेरा राइट टू लाइफ जो है वो उसको वायलेट किया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा राइट है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस जो है हम लोग कवर करते रहेंगे, और जो पॉलिटी का सीरीज़ है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उसको जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये आपको डेफिनेटली हेल्पफुल होगा स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।